नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर के एनालिसिस में आपका स्वागत है। अ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज़ चालू किया जहाँ पे हम स्टार्ट टू एंड इकोनॉमिक टाइम्स का पूरा पेपर कवर करते हैं। अ, कुछ टॉप आर्टिकल्स उठाते हैं, जैसे कभी 25 कभी 30 आर्टिकल्स। उसके बाद आई एम श्योर आपको इकोनॉमिक टाइम्स गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना हेडफोन ऑन कर सकते हैं और पूरा का पूरा न्यूज़ को सुन सकते हैं। मैं श्योर करता हूँ कि आपके इकोनॉमिक टाइम्स के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाएंगे। आप प्लीज़ अगर सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह को सुनना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए चैनल नहीं है, बट आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, आपके कोई एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हो उस पर्सपेक्टिव से, आपको मार्केट में जानना है उस पर्सपेक्टिव से, या आपको गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में जानना है उस पर्सपेक्टिव से, आप कोई कॉर्पोरेट में हो, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हो कि कॉर्पोरेट्स वगैरह में काफ़ी जॉब में इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है कि भाई आपको मार्केट के बारे में क्या पता है, इकोनॉमी के बारे में क्या पता है। मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप अगर ये एनालिसिस सुनेंगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। बाकी तो ये जो लोग कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मैं जो पेपर है उसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने के स्टार्ट करूँ। देखिए, मैं प्रॉपर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो एनालाइज करता ही हूँ पेपर को, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें कई सारे न्यूज़ रहते हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बोल दूंगा कि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप क्या क्या चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर कोई न्यूज़ सिर्फ जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उससे भी हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़। पहला न्यूज़ देखते हैं कि ड्राफ्ट रूल्स गिव इन्वेस्टर्स मोर वैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि एंजल टैक्स के बारे में अभी काफ़ी एंजल टैक्स चर्चा में है। एंजल टैक्स कौन से सेक्शन से आता है? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये रूल क्या बोलता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी अगर है और वो अपना शेयर्स किसी को बेच रहा है मोर देन इट्स फेयर वैल्यू, तो जितना वो बेच रहा है उसका फेयर वैल्यू से ज़्यादा उतना टैक्स लगेगा। अब ये फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू या तो बुक वैल्यू होता है, मतलब जो एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला वैल्यू होता है, और या तो फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से अगर आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है वो होता है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई और पहले ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ऊपर एप्लीकेबल रहता था, अब गवर्नमेंट ने रूल्स को अमेंड किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर क्लोजली हेल्ड कंपनीज का अगर शेयर बाय करते हैं तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी जब से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर जब से एप्लीकेबल हुआ है तो जो फंडिंग है स्टार्टअप की वो थोड़े उस पर चले गए, प्रॉब्लम में चले गए। लोग थोड़ा सा वरीड है कि भाई अगर आप ऐसे ही इतना कम फंडिंग आ रहा है और अगर आप ऐसे ऐसे रूल्स लेके आओगे तो हमें फंडिंग में और मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इनकम टैक्स एक्ट ने इसे ड्राफ्ट रूल्स निकाला इसको लेके, जिसमें पहला तो ये इन्होंने 5 मेथड्स निकाला है वैल्यूएशन का। 5 मेथड्स कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। पहला मेथड है आपका कंपेरेबल कंपनी मेथड। जैसे कि अगर कंपेरेबल कंपनी में अभी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कितने मल्टीपल पे हुआ है कंपेरेबल कंपनी में, एक पहला मेथड ये, उतना ही मल्टीपल आप भी लगा सकते हो। दूसरा है प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड। जैसे कि आप हर प्रोबेबिलिटी करते हो कि भाई 80% प्रोबेबिलिटी कि मेरा कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स में 100 मिलियन का प्रॉफिट देगा, 20% है कि 50 मिलियन का देगा, और मान लो 10% 50 मिलियन का देगा, और बाकी का 10% मान लो 0 मिलियन का प्रॉफिट देगा। तो आप इसका वेटेड एवरेज कर दोगे 80% इंटू 500, 10% टू 50 मिलियन, ऐसा। तो आप जब उसको वेटेड एवरेज कर दोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, लगभग प्रॉफिटेबिलिटी आपका आ जाएगा 405 मिलियन के आसपास। तो अब 405 मिलियन को आप जब डिस्काउंट करोगे अलग अलग ईयर्स में तो फिर वो कैसे रहेगा उस हिसाब से आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन प्राइसिंग मेथड। ऑप्शन प्राइसिंग मतलब जो ऑप्शंस वगैरह के जो रहते हैं कि मान लो अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ या ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो फिर वो
कैसे होगा, मतलब अगर मान लो हमारे पास ये ऑप्शन अगर रहता है, ऑप्शन मतलब क्या, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, तो उसका प्राइसिंग कैसे हो रहा है उस मेथड से। जैसे कि एक मेथड का नाम आपको शायद पता होगा, ब्लैक शोल्स मॉडल। तो ऐसा अलग अलग मॉडल से ऑप्शन को प्राइस करेंगे, उसका मेथड। फिर उसके बाद माइलस्टोन एनालिसिस मेथड कि भाई हाँ आज हम लोग ने इतना कवर कर लिया है कंज्यूमर्स को, इतने कंज्यूमर्स ऑनबोर्ड हो गए, 1 मिलियन कंज्यूमर्स ऑनबोर्ड हो गए, 2 मिलियन कंज्यूमर्स ऑनबोर्ड हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड मतलब क्या होता है कि भाई आज अगर आप कंपनी जो है उसे अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो उसका क्या वैल्यूएशन है, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो ये 5 मेथड को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। गवर्नमेंट ने और 2 चीज़ बोला है। पहले तो ये कि आपका ये जो वेरिएशन है ये 10% तक हम बेयर कर लेंगे। मान लो अगर आपका ये कैलकुलेशन के हिसाब से 500 मिलियन के आसपास का कंपनी आया और आपने लगभग 545 मिलियन पे आपने बेचा है या ट्रांजैक्शन किया, तो भाई हम इस चीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हम आपको पकड़ेंगे, एज एन आपके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल कराएंगे। और गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि भाई अगर एक वैल्यूएशन आज एक के दिन में ट्रांजैक्शन में हुआ है, मतलब मान लो आज अगर 27 मई है, तो 27 मई को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो अगले 90 दिन तक अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसी वैल्यूएशन पे होगा, वो फिर वैल्यूएशन आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वगैरह कुछ ड्राफ्ट रूल्स में आए, पब्लिक फीडबैक मंगाए। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर दें गवर्नमेंट को। और ये है, ऐसा है। और ये आपका प्योर प्ले एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आपको ये ड्राफ्ट रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको पता है कि भाई जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम रहता है, उसमें आपको ड्राफ्ट रूल्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि 100% जब तक प्रोविजन नहीं बनता तब तक नहीं पूछते। फिर उसके बाद सेकेंड न्यूज़ जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बट मार्केट के न्यूज़ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉइचे बैंक Cerberus to lead 1.7 बिलियन क्रेडिट रेज बाय एसपी प्रमोटर्स। देखिए एसपी प्रमोटर्स और आपका ये जो दूसरा कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, टाटा सन्स का जो शेयर्स है इसे मॉर्गेज रख के लोन उठा रहे हैं अपना डॉइचे बैंक से और Cerberus से। मतलब कैसे, 2 मिस्ट्री कंपनीज दैट इज स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड साइरस इन्वेस्टमेंट्स, इनके पास 9.18% स्टेक है टाटा सन्स का। वो लोग मॉर्गेज रख रहे हैं एंड लोन उठा रहे हैं अपना एसपी इन्वेस्टमेंट्स दैट इज शाहपुरजी पूनावाला के उस पर, सॉरी शाहपुरजी पालोजी के ग्रुप का जो लोन है उसे मॉर्गेज रखने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। फिर उसके बाद मार्केट रैली फॉर सेकेंड डे ऑन यूएस डेट होप्स। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंडिया और यूएस इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी कितना लिंक्ड है। तो अब क्योंकि यूएस इकोनॉमी का थोड़ा थोड़ा शेपअप होते जा रहा है कि हम डेट को कैसे चुकाएंगे, तो ये भी मार्केट भी रैली करते जा रहा है। अगेन ये न्यूज़ भी आपका ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नो क्विक नॉट टू फॉर मोबाइल टावर्स टू इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन रिमोट एरियाज। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, मैं उसे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। टेलीकॉम कंपनीज और इनफैक्ट आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को बोला कि आप टेलीकॉम को जो है एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जो टेलीकॉम टावर्स जो हम बैठा रहे, दैट इज़ मोबाइल टावर्स जो हम बैठा रहे फॉरेस्ट एरियाज़ में, उसका क्लियरेंस मिलने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप जो है क्लियरेंसेस फटाफट दें और हमें जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल दें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स जिस पे इंक्लूड करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बोल रही है, ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स है एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सेटिंग अप फॉर मोबाइल टेलीफोन इज अ कमर्शियल एक्टिविटी एज पर द मिनट्स ऑफ एफएसी मीटिंग। एफएसी में ये चीज़ डिसाइड किया गया कि भाई आप जो ये टावर वगैरह बैठा रहे हो, ये गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट, टावर छोड़ो, आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसको इंक्लूड करना चाहते हो किसमें, क्रिटिकल यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में, क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में, तो पहला चीज़ ये कि वो पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए और दूसरा ये चीज़ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। इधर कौन सेटअप करे दोस्तों, इधर सेटअप करे प्राइवेट एंटिटीज़। तो पहला तो आप इसी में आपका नहीं होगा ये क्वालिफाई। फिर एक सेकेंड चीज़ इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई जनरल अप्रूवल रेजिम
brought under the section 2 of forest conservation 1980 allows state approval for a various range of public utility projects implemented by the government in forest areas. और ये कौन कौन सी चीज़ें जनरल अप्रूवल किस किस को दिया गया? एक तो स्कूल, डिस्पेंसरीज, ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई टू कम्युनिकेशन टावर्स एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स बिसाइड्स बॉर्डर एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ है कि अगेन ये चीज़ इसमें आप कहीं फॉल नहीं कर रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये चीज़ बोला कि भाई टेलीग्राफ एक्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट में आता है ये आपका कौन सा, मोबाइल टावर्स। बट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने बोला कि जो आपका जो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1985 है दैट इज़ नॉट ओवर राइडिंग ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो हम तो इस चीज़ को अप्रूवल नहीं दे सकते। तीसरा ये रीज़न हो गया। फिर इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई आपकी अगर ये चीज़ देखो तो आप जनरल अप्रूवल दोगे कम्युनिकेशन टावर को, तो आप ये हमारा भी तो कम्युनिकेशन टावर हो गया, तो पैनल हैज़ ऑल्सो, तो फिर पैनल ने क्या बोला कि इट हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड डीओटीज रिक्वेस्ट टू कंसिडर मोबाइल टावर विद इन लाइन विद द कम्युनिकेशन पोस्ट। तो अब वो मोबाइल टावर आपका जो कम्युनिकेशन पोस्ट का नहीं होगा। देखिए दो अलग अलग टावर होते हैं, एक कम्युनिकेशन टावर, एक मोबाइल टावर। मोबाइल टावर इज़ नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन टावर, ठीक है। फिर उसके बाद 15 categories. Communication posts are among the 15 plus categories of public utility projects that have been permitted fast track clearances at the state level alone instead of Ministry of Environment and Forest for clearances, ठीक है। फिर लेकिन ये जो मोबाइल टावर्स है दैट इज़ नॉट सेम एज कम्युनिकेशन टावर। पहले तो कुछ रीजंस ये है कि भाई वो लोग प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बैठ रहे हैं और मोबाइल टावर और कम्युनिकेशन टावर का एक मतलब ही अलग है। फिर उन्होंने ये रीज़न दिया कि भाई मोबाइल टावर जो है आपके कुछ काफ़ी डेंसिटी में है, इसके सिटी में, तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है मोबाइल टावर को बैठाने के लिए फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो हम उनको ऐसे जनरल अप्रूवल नहीं दे सकते। ये इस केस का पूरा सार है। तो ये आपको ऑब्वियसली जीएस पेपर जो है यूपीएससी का उस पर आपको काम आएगा समझने में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बाइडेन मैकार्थी प्लान टू क्लोज यूएस डेट सीलिंग डील फॉर 2 years। अब देखो 31.4 ट्रिलियन ऑलरेडी यूएस डेट का सीलिंग है, इसे रेस करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए अभी प्लानिंग चल रही है। ऑलमोस्ट सारे कंक्लूजन्स आ चुके हैं। कंक्लूजन्स ये है कि भाई हम जो है जो स्पेंडिंग है, जैसे सपोज मान लो सारे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उस पर कैप लगा देंगे, बट मिलिट्री और वेटरन्स के नाम पे जो स्पेंडिंग है उसे हम कैप नहीं लगाएंगे। और भी जो है उस चीज़ को काफ़ी डिटेल्ड अग्रीमेंट किया जाएगा फ्यूचर में, कि भाई अभी तक किया नहीं गया है, अभी तक ये लोग ने ड्राफ्ट बनाया एग्रीमेंट। उन लोगों ने ये चीज़ बोला कि भाई स्पेंडिंग कट करेंगे हम, जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग कट है उसे करेंगे, लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे, इस टाइप का प्रपोजल्स है। अब आगे देखते हैं, एक बार ये फाइनल हो जाए फिर इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फाइटिंग इन्फ्लेशन इज़ प्रायोरिटी हंट। देखिए जो यूके चांसलर ऑफ एक्सचेकर हंट है वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा फाइट करने के लिए। किसे मतलब इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा रादर देन ग्रोथ। एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए हम अपने आप ग्रोथ को वापस से संभाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि यूके, मैंने भी आपको पहले भी बोला कि यूके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमी वाइज। फिर एक न्यूज़ है, ये भी ये दोनों न्यूज़ आपके जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और इनफैक्ट जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ भी जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, बोथ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर्स टेक एम एट एआई टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स वर्कर्स। देखिए जो रेगुलेटर है वो, अब पहले क्या हो रहा था कि एआई जनरेटेड रिकमेंडेशन चल जाते थे कंज्यूमर को, एआई जनरेटेड स्कीम्स चल जाते थे कंज्यूमर्स को कि भाई आपका ये चीज़ का प्रायोरिटी है तो आप ये चीज़ उठा सकते हो या खरीद सकते हो, या तो फिर आप लोन अगर लेने का सोच रहे हो क्योंकि आपका इनकम इतना है तो आप इसके थ्रू ऐसे लोन ले लो। तो क्या होता था कंज्यूमर्स को कई बार लॉस हो जाते थे कि यार ये मेरे लिए ये पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, बट क्योंकि एआई जनरेटेड था तो ह्यूमंस भी उस चीज़ का रिस्क नहीं लेते थे, बोलते थे कि हम ये क्यों ले ब्लेम, ये तो एआई की जनरेटेड है। तो ईयू ने अभी क्या किया है, इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है कि भाई हम अब ईयू नहीं कह रहा हूँ मैं, यूएस बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई अब एआई ब्लेम नहीं होगा, अब जो ब्लेम होगा वो चीज़ ह्यूमंस के ऊपर ब्लेम होगा, कंज्यूमर्स और वर्कर्स को इस नाम से बचाया जाएगा कि भाई आप सेफ्टी नहीं क्लेम कर सकते हो कि ये चीज़ एआई के थ्रू रिकमेंडेड था।
नेक्स्ट न्यूज़ जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉल्स वरीड ओवर थिनिंग फुटफॉल्स एट मल्टीप्लेक्सेस। देखिए हो क्या रहा है कि मल्टीप्लेक्सेस पे ज़्यादा अच्छी फिल्म्स रिलीज़ हो भी रही है तो ज़्यादा फुटफॉल नहीं हो रहा है। अलग अलग रीजन से कंज्यूमर के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होते जा रही है। कंज्यूमर्स थोड़ा अवेयर हो रहा है कि भाई हमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस बदल चुके हैं आजकल मूवीज़ वगैरह को लेकर। वो ज़्यादा बॉलीवुड से ज़्यादा आजकल OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा ट्रेंड में आ गए। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सेस में फुटफॉल्स कम हो रहे हैं। ये सब चीज़ से मॉल वगैरह को टेंशन हो रही है क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस से एक अच्छा अमाउंट ऑफ फुटफॉल उनके ऊपर आता था। आजकल मॉल्स वगैरह अपने सेल बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कई सारे एवेन्यूज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। सपोज मान लो उन लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मॉल में जब इंसान सुबह घुसे तो डायरेक्ट रात को निकले। जैसे कि कोई प्लेग्राउंड टाइप का सेटअप, प्लेग्राउंड एज इन इंटरनल इंडोर स्टेडियम टाइप का या इंडोर प्लेग्राउंड टाइप का सेटअप कर दे। जैसे कि आइस स्केटिंग एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद फैमिली फन एक्टिविटीज़ जैसे वो सब चीज़ हो जाए। तो उस टाइप की चीज़ करने के लिए, ताकि लोगों का एंगेजमेंट काफ़ी रहे मॉल्स वगैरह में लेके, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी मॉल्स वगैरह एक्टिव है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट्स असाइड NCLT ऑर्डर टू वर्सेस ऑन जी सोनी। देखिए अपीलेट ट्राइब्यूनल ये आपके दोनों जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ कि जी और सोनी का मर्जर होने वाला था, जिसके लिए पहला अप्रूवल ये इन्होंने दे दिया था, NCLT ने दे दिया था, और फिर एक्सचेंजेस ने भी दे दिया था अप्रूवल। अब क्या हुआ, ये जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने बोला कि भाई आपको एक बार वापस से अच्छे से डिटेल चेक करना चाहिए कि भाई अप्रूवल ठीक है कि नहीं। तो उसके नाम पे क्या किया, NCLT ने अप्रूवल को बोल दिया कि भाई नहीं अप्रूवल नहीं हो सकता एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब अप्रूवल नहीं हो सकता एज इन इन्होंने कहा कि भाई नहीं हम अप्रूवल को आगे नहीं बढ़ने देंगे इस टाइप का। तो अभी फिर NCLT ने बोला, तो NCLT ने ऑर्डर भी पास कर दिया। तो ये जी और सोनी ने भाई अपील लगाया एनक्लैट को कि आप ऐसे हम विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कैसे अपना ऑर्डर पास कर सकते हो। तो फिर एनक्लैट ने NCLT का ऑर्डर जो है सेट असाइड कर दिया, बोला कि नहीं आप एक बार उनका सुनिए, फिर जाके अगर आपको लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मर्जर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये हर चीज़ हमें रिटर्न में दीजिए, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते आगे। गति शक्ति रेलवे लाइन्स एंड रोड प्रोजेक्ट्स गैदर स्टीम। देखिए गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है, आपको पता ही होगा कि लास्ट टू लास्ट इंडिपेंडेंस डे में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था। उन्होंने ये गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ बोला था कि ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट होगा। हर एक मॉडल इससे लिंक्ड रहेगा, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयर हो गया, सी हो गया, सब ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं कि सब एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे, ताकि लोगों को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प हो, गुड्स को और या तो पैसेंजर्स को। अब क्या है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ आगे बढ़ा गया। 2023 डेली न्यू रेल लाइन कंस्ट्रक्शन इज 12 किलोमीटर वर्सेस 4 किलोमीटर। पहला चीज़ ये नेशनल मास्टर प्लान रेल प्रोजेक्ट 68 इन FY23 वर्सेस 7 इन FY22, और 7,500 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट भी नेशनल मास्टर प्लान में बनाया गया है। 15 प्रोजेक्ट्स अंडर DPRs अंडर भारतमाला 2 ऑन नेशनल मास्टर प्लान। तो ये चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है नेशनल मास्टर प्लान में, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन पायलट्स इन इंडिया शो ड्रॉप इन एनीमिया। राइस फोर्टिफिकेशन में आपको कह देता हूँ कि राइस फोर्टिफिकेशन है क्या। आप जब राइस के हर 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा जो डालते हो राइस कर्नल का, उसमें आपके कई सारे मतलब वाइटामिन्स रहते हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स रहते हैं, लोगों को जो एनीमिया नहीं होने से रोकता है। मतलब अगर आप इसे अगर ब्लेंड कर देते हो तो एनीमिया का जो पॉसिबिलिटी वो कम हो जाता है। तो लोगों को अभी जो मिड डे मील वगैरह है वो सब चीज़ में दिया जा रहा है, बच्चों को राशन वगैरह में भी दिया जा रहा है। अभी तो पायलट प्रोजेक्ट में चालू किया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को दिया गया है, लगभग 1 मिलियन बच्चों को दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो हो सकता है अभी हम आने वाला टाइम में इसको एक लार्जर स्केल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपके दोनों जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हायर कॉस्ट फॉर न्यू डिपॉजिट में हिट बैंक मार्जिन्स। देखिए क्या है ये न्यूज़ कि भाई जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लगभग अभी अगर आप देखो तो FD रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। 1 ईयर टेनोर डिपॉजिट्स फॉर 1 ईयर टेनोर पे 7% दे रहे हैं कौन, बैंक ऑफ इंडिया। और
ये लगभग 7.5% के आसपास दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को और 7.65% दे रहे हैं सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स को। तो इससे हो क्या रहा है, बैंक की जो मार्जिन है वो काफ़ी हिट ले लिया है। और ये देखिए, ये होना जायज़ है। मतलब आप इतना अपना इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट वगैरह बढ़ गया हमारे इस पे लोन लेने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप अपना डिपॉजिट रेट भी बढ़ाते हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। बट क्या है कि बैंक वगैरह अभी तक नहीं बढ़ाई थी, अब बढ़ाना चालू कर रही है अपने डिपॉजिट रेट, क्योंकि लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आओ हमारे पास डिपॉजिट करो। नहीं तो लोग क्या है, अपने ऑल्टरनेट एसेट्स में जैसे इक्विटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा ले रहे थे, तो उन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे थे। पहले अगर आपको पता होगा तो दोस्तों कि बैंक डिपॉजिट एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, आज भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। बट लोग ज़्यादा रिटर्न भी खोजते हैं, तो वो रिटर्न नहीं मिल रहा था तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अब जाके जो है लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि बैंक वगैरह भी जो है 7.5% का इन्वेस्टमेंट दे रही है, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट रिटर्न दे रही है। तो दैट्स इट दोस्तों फ्रॉम माय साइड आज के लिए, क्योंकि आज सैटरडे तो न्यूज़ कम थी और मैंने अगेन सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर दिया है। अगर आप पेपर खोल के अभी भी देखोगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमी रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड है। बच्चे कुछ न्यूज़ सारे स्पेसिफिक कंपनी रिलेटेड न्यूज़ है, वो तो आप जितना भी डीप में जाओ वो मतलब पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़ को कवर करना इतने छोटे से उसमें। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड आपके पास जितने भी न्यूज़ है या मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है वो आपको कवर कर दिया गया है। कैसा मेरा सीरीज़ लग रहा है वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। लाइक करिए दोस्तों वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चैनल को। हैव अ ग्रेट वीकेंड।